मकान तो ईंटों को जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन घर तो दिलों से ही बनता है। ऐसा क्या खास था उस चटाई के घर में? लालसा उठती थी, काश ऐसा घर मेरा भी होता। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चटाई का घर। आलोक बाहर से बड़े अच्छे मूड में आए थे। मुझे रोता देखकर ठिठक गए, घबरा कर बोले, क्यों, क्या हुआ? कुछ भी हुआ हो, तुम्हें क्या? तुम तो बस अपने काम से काम रखते हो। किसी को क्या हुआ है यह जानने की फुर्सत ही कहाँ है तुमको। मैं जली भुनी बैठी थी, सूखूक जली कटी सुना डाली। परवाह रे आदमी, ठीक है, नहीं बताना चाहती हो तो न बताओ, कहते हुए बाहर बरामदे में चले गए और बैठकर अखबार पढ़ने लगे। मेरे तन बदन में आग लग गई। कोई प्यार नहीं, कोई मुनहार नहीं, मेरे दुख को जानने की उत्सुकता नहीं। मेरे रोने के प्रति उदासीनता दिखाकर उन्होंने बारूद में चिंगारी डाल दी। मैं आपे से बाहर हो गई, पीछे पीछे बरामदे में आई। आलोक ने एक नज़र उठाकर देखा और फिर अखबार में मुंह छिपा लिया। भगवान जाने पढ़ भी रहे थे या सिर्फ मुझसे भाग रहे थे, पर मैं छोड़ने वाली न थी। आज जो कुछ हुआ उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, सब तुम्हारे कारण ही हुआ। आलोक झुंझला कर बोले, हुआ क्या यह भी तो मालूम हो, या हर बात के लिए मैं यूं जिम्मेदार हो जाता हूँ? होगा क्या, वहीं रोज रोज की किचकिच। आज फिर मकान मालकिन ने आकर मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। तुम होते तो देखते उन्होंने मेरा कितना अपमान किया, पर तुम्हें तो मेरे अपमान से कुछ लेना देना नहीं। आलोक रुखाई से बोले, पर ऐसा मौका ही क्यों देते हैं कोई हमारा अपमान करे। अब गाय को तो मैं कैद करके रखने से रही, जानवर हैं क्या? मैं बुलाने गई थी, 2-4 फूल पत्ते खा गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ा जो मुझे इतनी गालियाँ सुना गई। तुम अपनी गलती तो देखती नहीं। हद है आलोक, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है। अच्छा भाई छोड़ो, ख़त्म करो इस बात को, खींचकर आलोक बोले। पर मैं कैसे छोड़ती? मुझे तो इसी मौके का बहाना बनाकर बहुत कुछ कहना है न। सो मैंने कहा, आज अपना मकान होता तो क्या मजाल थी कि कोई तो 2 बात सुना जाता। आलोक को मानो किसी ने चुटकी काट ली। अपना मकान यूं ही नहीं हो जाता, कुछ छोड़ना होता है, तकलीफ़ सहनी होती है, तब होता है अपना मकान। और तुम्हारे ही साथियों ने अपने अपने फ्लैट खड़े कर लिए सो हैं। अब आलोक और भी चिढ़े। उन्हें अपने साथियों से अपनी तुलना करना जरा भी पसंद नहीं। कुढ़ कर बोले, उनकी बीवियाँ बहुत तुम्हारी तरह खर्चीली नहीं, पैसा बचाकर रखना जानती हैं। मैं खर्चीली हूँ क्या? लुटा दिया मैंने तुम्हारा। कौन सा अपने मौके वाले को दे दी? उनके पास तो भगवान के दिए 4-4 मकान खड़े हैं होंगे। मुझे क्यों सुना रही हो? इसलिए सुना रही हूँ कि 4 नहीं, तुम 1 फ्लैट तो ले लो सिर छुपाने के लिए। आलोक चीखे, फ्लैट। कान पक गए सुनते सुनते। मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि लोन नहीं लूँगा, बिना लोन के फ्लैट का सवाल ही नहीं है। मुझे भी गुस्सा आ गया। तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। लोन क्या लोगे? किस्तों में लोन सभी पाट लेते हैं, किराया भी तो देते ही हैं, वहीं निकल जाएगा किस्त में। दुनिया ऐसे ही करती है। करने दो दुनिया को, मैं किसी का पिछलगू नहीं हूँ। न लोन लूँगा न फ्लैट, मुझे अपना चैन नहीं खोना है। आलोक के तेवर देखकर कुछ वक्त तो मुझे चुप होना ही पड़ा, पर जनाब आलोक ने लोन भी लिया और फ्लैट भी। मेरे तो पाँव ही धरती पर न पड़ते थे। किसी तरह गृह प्रवेश की सब रस्में पूरी हुई। खाना पीना, लोगों की विदाई के बाद
जब हम दोनों अकेले हुए तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि नए फ्लैट में आलोक विशेष रूप में मेरा स्वागत करेंगे, कुछ प्यार दुलार दिखा के हंस कर कहेंगे, आखिर तुमने फ्लैट खरीद ही लिया, पक्की हो न अपनी जिद की। पर यहाँ तो कुछ नहीं, सिर्फ एक खामोशी जो कलेजा भींग दे, एक जानलेवा रुखाई। अपनी रुलाई रोक कर किसी तरह सो तो गई, पर एक कसक मन में बस गई। शायद हम दोनों के बीच की ढीली सी गांठ आज कस गई थी। फिर भी मैं घर को सजाने संवारने में लगी रहती। मैं जितना उत्साह दिखाती, आलोक उतने ही उदासीन हो रहते। उन्हें लगता घर सजाने की क्या ज़रूरत। उधर मैं घर में अपने और केवल अपने तरीके से, सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाना चाहती। आलोक सस्ते पर्दे, सस्ता फर्नीचर खरीदने की बात करते। बात बात में हम दोनों में झगड़े होते जो महीनों चलते। एक दिन बाजार में घर सजाने की छोटी छोटी चीज़ें देख रही थी। एक पोस्टर बिक रहा था, बस मन को भा गया। पोस्टर पर लिखा था, मकान तो ईंटों को जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन घर तो दिलों के जोड़ने से ही बनता है। पोस्टर बड़े चाव से बाहर के कमरे में लगा दिया। सोचा शायद हम दोनों इन लिखे हुए अक्षरों से कुछ सीख लें, पर यहाँ तो सब उल्टा ही होता है। पोस्टर को देखकर आलोक भूत बने बैठे रहे। मैं चाय नाश्ता लेकर कमरे में लौटी तो देखी क्या हुआ कि पोस्टर चिंदी चिंदी होकर कूड़े की टोकरी में पड़ा है। घर क्या लिया जी का जंजाल हो गया। किराए के घर में जो सुख शांति थी वो अभी खो दी। मुझे अपनी कोई गलती नज़र न आती। अगर मैंने जिद करके दोनों के सिर छिपाने के लिए जगह बना ली तो कौन सा अपराध कर दिया। इधर आलोक है कि उन्हें लगता मैंने लोन में फंसाकर आलोक के साथ अन्याय किया है, उनका चैन छीना है, उन्हें कर्जा में डुबो दिया है, कभी किसी से कर्ज न लेने की उनकी आन को तोड़ा है, वे ठगे गए हैं। आदि बातें वे मेरे छेड़ने पर करते और बात बात पे उबल पड़ते। बातें सुनकर मैं चुप तो रहती, पर मैंने मन के भाव मेरे चेहरे पर लिख जाते। तुम पलायनवादी हो, जीवन के संघर्षों से डरते हो। आलोक के चेहरे पर लिखे भाव जरूर पढ़ लेते होंगे। हम दोनों की खिंच जाते, गांठ और पुख्ता हो जाती, जिंदगी और भी उदास और भी वीरान। इससे तो मैं किराए के मकान में ही अच्छी थी। क्यों जिद कर बैठी, अकेली जान हूँ न, बाल न बच्चा, कट भी जाती जिंदगी। मैं क्या फ्लैट मरने पर साथ ले जाऊंगी, पर अब पीछे भी तो नहीं लौटा जा सकता। आलोक के दिल में इसलिए भी मेरे लिए जगह नहीं है कि मेरे कोई संतान नहीं है। संतान न होने का दुख मुझे भी कम नहीं है। कौन सी ऐसी औरत होगी जो माँ न बनना चाहती हो। घंटों रोती रहती, फिर मन को समझाती। अभी कौन सी उम्र निकल गई है, शादी के 11 बरस ही तो हुए हैं। मैंने तो 14 बरस बाद भी बच्चे होते सुने हैं। मेरा आशावादी स्वभाव आशा का पल्ला ना छोड़ता। जगह जगह डॉक्टरों को दिखाती फिरती, पैसा खर्च करती। आलोक कहते, जो चीज़ नहीं मिलती उसके पीछे भागना, पैसा खर्च करना मैं नहीं सह सकता। तुम तो मुझे तबाह करने पर तुली हो। फ्लैट तो मिल गया, अब बच्चे के लिए बेवकूफ़ों की तरह भागना छोड़ो। ऐसे ही बेरहम उदास दिनों में इटारसी से छोटे भाई विजय का खत आया। भाभी ने बेटे को जन्म दिया है। विजय चाहता था कि मैं उसके बेटे का नामकरण करूं। उसकी बेटी का नाम भी मैंने ही रखा था। विजय ने लिखा था कि मेरे घर की यह परंपरा बन गई है, बच्चों का नामकरण तुम करो। आने की तारीख लिखो,
मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। अंधा क्या चाहे, 2 आँख खत को संभाल कर रखा और अलमारी से साड़ियाँ निकाल कर अटैची में रखने लगी। क्या कर रही हो? आलोक ने जबान खोली। इटारसी जाने की तैयारी कर रही हूँ, विजय ने बुलाया है। लेकिन वह तो लेने आएगा, जब आएगा तब जाऊंगी। तो आशा को क्या फ़ायदा? उसे तो अभी इसी वक्त किसी मददगार की ज़रूरत है। मुझे इस वक्त छुट्टी नहीं मिल सकती है कि तुम्हें पहुंचाने जाऊं। आलोक ने बात साफ की। मैं अकेली चली जाऊंगी, बस तुम गाड़ी में बिठा देना और वहाँ पहुंचकर विजय को फ़ोन कर दूंगी, वह आ जाएगा। मालूम है स्टेशन से कितनी दूर है? मालूम है, मैं इंतज़ार कर लूँगी, जो जी में आए करो। आलोक ने मुझे गाड़ी में बिठा दिया। एक दूसरे से बुरी तरह उबे हुए लोग अपनी अपनी दिशा में चल पड़े। गाड़ी सुबह 5 बजे इटारसी स्टेशन पहुंची। मन खूब हल्का था। तुरंत विजय को फ़ोन किया। फ़ोन पाकर वह फूला ना समाया। बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं जीप लेकर पहुंचता हूँ। इटारसी स्टेशन में पीछे की तरफ से रेल की पटरी पार करो तो पटरियों के किनारे किनारे पर लगी ऊंची ऊंची रेलिंग एक जगह पर अच्छा खासा रास्ता देती है और वह शहर में दाखिल हो जाते हैं। सारी कारें, जीप वगैरह यहीं आकर खड़ी होती हैं और सगे संबंधियों को लेकर चली जाती है। मुझे भी यहीं विजय का इंतज़ार करना था। स्टेशन के बाहर मौसम सुहाना था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए थे। रेलिंग के सहारे कुछ ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हैं। जी बहलाने के लिए इधर उधर देखने लगी। जिस चबूतरे के पास खड़ी थी वह एक बड़े कमरे के बराबर होगा। उसमें 2 परिवार रहते जान पड़ते थे। जमीन पर चटाइयाँ बिछी थी। एक कोने में चटाई पर 3 बच्चे सोए हुए थे। एक आदमी, जो शायद उन बच्चों का पिता होगा, बैठा बैठा बीड़ी फूंक रहा था। एक औरत सिर धोकर नहा रही थी। थोड़ी देर में वह आदमी उठा और दूर के नल से पानी की बाल्टी भर कर नहाने वाली के पास रख दिया। चबूतरे के दूसरे कोने पर दूसरा परिवार बसा था। पूरी गृहस्थी। एक अंगीठी, लोहे की बाल्टी, प्लास्टिक का जग, लोहे की टूटी फूटी कुर्सी जिस पर कुछ कपड़े पड़े थे, तार का हैंडल लगा टीन का डब्बा, कुछ पुटलियाँ बंधी पड़ी, बड़ी बड़ी टोकरियों से जो कपड़े से बंधी थी। कुछ होगा उनमें खाने पीने का सामान या कुछ और। ताड़ की चटाई पर 2 बच्चे सो रहे थे। लड़का 3 या 4 बरस, लड़की 1 साल की होगी। बच्ची गहरी नींद में सो रही थी। लड़का जग कर री कर रहा था। उसके हट्टे कट्टे नौजवान पिता ने लड़के का मुंह धुलाया और खाने की बूंदी का लड्डू और कुछ शक्करपारे दिए, पर वह रोए जा रहा था। लड़के की माँ, जो शायद नहा धो चुकी होगी, खड़ी खड़ी साड़ी बांध रही थी। गहरे बैगनी रंग की साड़ी, न शर्म न संकोच, देखने वालों से बिल्कुल बेघर खबर जतन से साड़ी बांध रही थी। मुझे हंसी आ गई। जैसा खुद पहनने वाली रंग वैसा ही साड़ी, स्वास्थ्य खून से भरा, काला चेहरा, काले और खून के लाल रंग की झलक से बैगनी की आभा दे रहा था। बैगनी रंग से मुझे बेशर्म की साड़ियाँ की याद आ गई। ये साड़ियाँ सड़कों के किनारे किनारे कीचड़ में उग जाती हैं और खूब घनी होकर बाढ़ सी बनाती हैं। इनमें लगते हैं बैगनी रंग के फूल। न देखभाल की ज़रूरत, न खाद की। कीचड़ में बिना किसी की देखभाल के बेहिसाब फूलती हैं। शायद इन्हें इसलिए बेशर्म की साड़ी कहते हैं। यह बैगनी रंग की साड़ी पहनने वाली बेशर्म औरत भी तो बेशर्म की साड़ी जैसी है, झाड़ी जैसी है। मैं उससे बेशर्म की झाड़ी ही कहूँगी। आदमी बोला, जल्दी कर, क्या कर रही है?
औरत ने सिर्फ नज़र उठाकर देखा और साड़ी बांधती रही। आदमी ने सोती हुई बच्ची को उठाया और मुंह धुलाया। तब तक हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी थी। बच्ची को गोद में उठाए उठाए ही आदमी ने सारी चीज़ें समेटी और टूटी हुई कुर्सी पर रख दी थी। कुछ चीज़ें कुर्सी के आसपास रख दी। थोड़ी दूर पर बाल्टी रख दी। फुहार पड़ने लगी। आदमी ने कुर्सी और बाल्टी दोनों को दीवार बनाकर चटाइयों की छत बना दी। फिर एक के ऊपर एक सारी चटाइयाँ डाल दी। नीचे की चीज़ें कुछ तो भीगने से ज़रूर बचेगी। बच्चे को गोद में लिए वह 2-4 ईंटें उठाकर लाया और चटाइयों के ऊपर रख दी। लीजिए, बन गया अच्छा खासा चटाई का घर। लड़का पहले ही तरह रो रहा था। लड्डू भी वैसे ही पकड़े था। वह बेशर्म की झाड़ी बालों में कंघी फेर रही थी। सिंगार पटार हुआ या नहीं? आदमी बोला। चुप रे, बेशर्म की झाड़ी चीखी और झट से चबूतरे के नीचे उतर गई। बच्ची को लिए आदमी भी उतर गया। लड़का जोर जोर से रोने लगा। नौजवान ने बीड़ी फूंकते आदमी से कहा, दद्दा देखना इसको। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते जा रहे थे। एक मोड़ पर आकर आदमी ने बच्ची को बेशर्म की झाड़ी को दे दिया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। बेशर्म की झाड़ी खिल उठी। बनावटी गुस्सा दिखाकर बोली, तेरी यह हिम्मत। आदमी हंस रहा था। आंखों में आंखें डालकर कुछ कह रहा था। मुझसे कुछ दूरी पर खड़े वो दोनों इठला रहे थे। दोनों की आंखों से नेह बरस रहा था। दोनों का तन भीग रहा था। उनका मन भीग रहा था और साथ ही भीग रहा था उनका चटाई का घर। मेरे मन में बड़ी तीव्र लालसा उठी। काश मेरा घर भी भीग जाता। मैंने बेशर्म की झाड़ी की तरफ ईर्ष्या भरी नज़र डाली। मुझे लगा कि वह अपने में ही डूबी मुझे चिढ़ा रही है। उसका रोया रोया पुकार कर मुझे कह रहा था, कहा करो बैकुंठ लो, कल्प वृक्ष की छाँ, रहीमन ठाग सुहावनो, जो गल प्रीतम। मकान तो ईंटों को जोड़कर बनाया जाता है।